चलिए, तो कल अपन ने अच्छा कल तो संडे ही था, उससे पहले सैटरडे को मैं छुट्टी पे था, शायद फ्राइडे को डब्ल्यूबीसी तक कंप्लीट किया था ना। तो डब्ल्यूबीसी तक एनसीईआरटी में अपने को कहीं किसी भी लाइन में कोई संशय, कहीं कोई दिक्कत कि भाई ये लाइन समझ में नहीं आई, इस लाइन में क्या कहा गया, एक चीज याद नहीं हुई। चले, अब देखो बेटा, डब्ल्यूबीसी के बाद फिर एनसीईआरटी अगले फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर जो बात करती है, वो बात करी है कौन सी सेल के बारे में? ब्लड प्लेटलेट। तो अगली सेल का नाम क्या है? ब्लड प्लेटलेट। बोलो, प्लेटलेट सेल है कि सेल फ्रेगमेंट है? सेल फ्रेगमेंट। इसीलिए ध्यान करो, अपन ने क्या कहा था कि ब्लड में प्लाज्मा, उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट में कहा था कि सेल और सेल फ्रेगमेंट है। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इनका दूसरा नाम क्या है बेटा? थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड प्लेटलेट का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो ब्लड प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट हैं, सबसे पहले बताएंगे इनका नंबर कितना, 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। यानी कि नंबर में सबसे ज्यादा कौन हुआ? आरबीसी, दूसरे नंबर पे प्लेटलेट, और तीसरे नंबर पे कौन आता है? डब्ल्यूबीसीआई। आरबीसी का बोलो नंबर कितना था? 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी कितनी थी? 6,000 से लेकर के 8,000। और प्लेटलेट कितनी हुई? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख। फिर आगे कहा कि ये जो प्लेटलेट है, ये बनती किससे है? तो कहा कि ये बनती है मेगा कैरियोसाइट से। कौन सी सेल से बनेगी बेटा? मेगा कैरियोसाइट सेल। और ये सेल कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बोन मैरो में। तो बोन मैरो के अंदर एक सेल है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट, उससे बनता है। अब मेगा कैरियोसाइट समझो, देखो इसके नाम में पहला वर्ड क्या आया? मेगा। बोलो मतलब क्या हुआ? छोटा कि बड़ा? बड़ा। दूसरा वर्ड आया कैरियो। कैरियो मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस। और साइट मतलब सेल। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा हो, उसको क्या कहा गया? मेगा कैरियोसाइट। ये जो मेगा कैरियोसाइट है, इसके अंदर होता है फ्रेगमेंटेशन। तो मेगा कैरियोसाइट में क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन हुआ। और यहां फ्रेगमेंटेशन से बनी यहां पर ब्लड प्लेटलेट। तो जो ब्लड प्लेटलेट बने, वो एक्चुअली क्या है? सेल फ्रेगमेंट है ना। तो अपन ने कहा कि यहां पर फॉर्मेशन हुआ ब्लड प्लेटलेट्स का। तो अपन ने कहा कि ये जो ब्लड प्लेटलेट है, इनका फॉर्मेशन किससे होता है? मेगा कैरियोसाइट से। अब आगे एनसीईआरटी फिर से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो प्लेटलेट हैं, दे सेक्रीट अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। क्या कहा कि इनसे सेक्रीट क्या होता है? वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस सेक्रीट होते हैं। तो कई सारे सब्सटेंसेस सेक्रीट होते हैं। यहां जिस सब्सटेंस की बात की जा रही है, उसमें मेन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। मेन सब्सटेंस का नाम क्या बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। दूसरे भी हैं, पर मेन इसमें से है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्या लिखती है। सम ऑफ विच की मोस्ट ऑफ विच। क्या कहा? मोस्ट ऑफ विच आर यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इनमें से ज्यादातर काम कहां आते हैं? तो अपन ने कहा कि मोस्ट ऑफ विच आर यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ज्यादातर इनमें से काम आते हैं बेटा ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इनमें से ज्यादातर काम आते हैं। अब यहां देखो, इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि अगर मोस्ट की जगह पे सम लगा दिया जाए, तो स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा? गलत। तो ध्यान रखेंगे, प्लेटलेट से क्या आया? वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। और इन वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस में से ज्यादातर काम कहां आने वाले हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। तो लेट्स से इसका नंबर अगर प्लेटलेट का कम हो जाए, तो सब्सटेंसेस कम हो जाएंगे। सब्सटेंसेस कम हुए तो ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल रही, ज्यादा कि कम? क्लॉटिंग क्या हो जाएगी? कम। तो हमने यहां पर कहा कि अगर इनका नंबर हो जाए डिक्रीज, तो नंबर डिक्रीज होने पर क्या होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, या ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। समझिएगा बेटा, प्लेटलेट का क्रिटिकल काउंट हम मानते हैं 40,000।
कितना मानते हैं? 40,000 कि कम से कम इसका नंबर 40,000 होना चाहिए, तब तक ब्लड क्लॉटिंग ठीक ठाक होगी। अगर नंबर इससे कम गया तो क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। जब आप बात करते हैं डेंगू चिकनगुनिया के बारे में, तो डेंगू चिकनगुनिया दोनों आप जानते हैं वायरल डिजीज है। इनमें वायरस क्या करता है कि ये कई सारी प्लेटलेट के क्लम्प बना देता है। प्लेटलेट के क्लम्प बनते ही अब जो प्लेटलेट का क्लम्प बना उसे सर्कुलेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके सर्कुलेशन से बाहर जाने की वजह से इफेक्टिवली क्या होता जा रहा है, पर्सन के अंदर प्लेटलेट काउंट कम होता चला जा रहा है। और प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ही पर्सन के अंदर या पेशेंट में होता है हीमोरेज। क्या होने वाला है? हीमोरेज। हीमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। तो पर्सन में इंटरनली क्या होगा? ब्लीडिंग होने लगेगी। आपने डेंगू चिकनगुनिया के टाइम तो सुना होगा, खूब कहा जाता है प्लेटलेट डोनेट करने के लिए। तो वो इसीलिए कि यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं इनका नंबर कंपेटिबली क्या हो जाता है? कम। अब देखिए, डेंगू चिकनगुनिया में बेटा साथ में फीवर भी आता है। फीवर को कम करने के लिए आपके पास एक तो दवाई है पैरासीटामोल, एक होती है एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम ब्लड थिनर की तरह भी यूज करते हैं। यानी कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं ना, उनको एस्प्रिन दी जाती है कि रेगुलर बेसिस पे आप एस्प्रिन लें। तो एस्प्रिन क्या है? ब्लड थिनर है, यानी कि ब्लड को और पतला करती है, प्लेटलेट्स को काम नहीं करने देती है। तो अब मान लो डेंगू का एक पेशेंट है, पेशेंट के अंदर हीमोरेज होने की संभावना है। आपने उसे एस्प्रिन और दे दी बुखार कम करने के लिए, तो रिजल्टेंट उसमें हीमोरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? बढ़ेंगे ना। इसीलिए डेंगू और चिकनगुनिया के पेशेंट्स को अपन फीवर कम करने के लिए कभी एस्प्रिन नहीं देते, हमेशा क्या दिया जाता है? पैरासीटामोल दिया जाता है। ठीक। तो यहां अपन ने बात की प्लेटलेट्स के बारे में, जितनी अपने को बात करनी थी फटाफट लिखेंगे, फिर आते हैं ब्लड ग्रुप पे। बिना एनसीईआरटी देखे जितने लोग नहीं लिख रहे हैं बोलेंगे, अगर डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस नहीं दिखाई दिए तो नाम बताओ। कौन सी है डब्ल्यूबीसी? अगर न्यूक्लियस न दिख रहा हो तो बेसोफिल ना। अगर बीन शेप न्यूक्लियस दिखे तो कौन है? मोनोसाइट। अगर राउंड न्यूक्लियस दिख रहा है पर छोटा है तो कौन सी है? बी सेल। और अगर बड़ा हो तो टी सेल। हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिखे तो इयोसिनोफिल है। और अगर अंदर एम्ब्रियो जैसा कुछ दिख जाए तो न्यूट्रोफिल। अब आगे बढ़े। किसने आवाज दी? क्या बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये अभी अपन बात करेंगे ना ब्लड क्लॉटिंग की, ग्रुपिंग के बाद तब ये काम आएगा। तब इसके बारे में आपको बताऊंगा करता क्या है ये। क्लॉटिंग के लिए चाहिए, पर फाइब्रिनोजन इससे नहीं आता। फाइब्रिनोजन के बारे में पहले ही एनसीईआरटी ने लिखा था कि इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन में। साथ में कहा कई सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं इनएक्टिव स्टेट के अंदर, वो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो यहां से आते हैं। क्या बेटा? डिक्रीज और इंक्रीज, सेक्रीट और रिलीज। जनरली जब आप बात करेंगे तो सेक्रीट और रिलीज दोनों टर्म इक्वल हैं। हाँ, ये चीजें बदल जाएंगी जब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। तो जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी का रेफरेंस आएगा तब हम स्पेसिफिक होंगे, तब तक जनरलाइज्ड है। चाहे सेक्रीट कहें या रिलीज कहें, दोनों बातें बराबर। अब आगे बढ़े। देखिए, एनसीईआरटी की सबसे पहली लाइन पढ़ेंगे। क्या लिखा एनसीईआरटी ने कि हमारा ब्लड सुपरफिशियली सिमिलर है कि नहीं? एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि हमारा ब्लड क्या है? सुपरफिशियली सिमिलर। तो बताओ, अगर तुम में से रेंडमली किसी का भी ब्लड अगर निकाला जाए
तो सबका ब्लड लाल ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं किसी का नीला किसी का हरा, नहीं। तो यानी कि हम सबका ब्लड क्या है, सुपरफिशियली सिमिलर है। पर क्या हम रैंडमली किसी का भी ब्लड उठा करके किसी भी पर्सन को दे सकते हैं? नहीं। यानी कि सुपरफिशियली दिखने के बावजूद हमारा ब्लड एक दूसरे से डिफर करता है। अब कहा कि ब्लड में जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस के बेसिस पर ब्लड ग्रुपिंग करी गई है। और ब्लड ग्रुपिंग में देखें, एनसीईआरटी क्या लिखती है, केवल एबीओ और आरएच है या सेवरल ब्लड ग्रुप है? क्या लिखा? सेवरल, करो अंडरलाइन। केवल एबीओ और आरएच ही नहीं होते, ब्लड ग्रुप कई सारे होते हैं। जैसे इनमें से ज्यादातर का बेटा आपने नाम भी नहीं सुना होगा। लेट्स से, क्या आपने डिफ का नाम सुना है? डिफ, ये एक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। कैंडाल, ये भी एक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। लेविस, ये भी एक ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम होता है। एक थोड़ा सा जो सुना होगा शायद, एमएन सिस्टम आपने सुना होगा। जेनेटिक्स में कुछ क्वेश्चन किए होंगे एमएन ब्लड ग्रुप पे। तो एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एमएन ब्लड ग्रुप। तो अगर अपन देखें तो कई सारे ब्लड ग्रुप हैं, पर इनमें सबसे ज्यादा जो फेमस हुए वो दो फेमस हुए। एक को अपन ने नाम क्या दिया बेटा? एबीओ। तो इनमें से पहला कौन सा है? एबीओ ब्लड ग्रुप। बस एक बार समझ लेंगे अच्छे से, तो समझने के बाद फिर इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं रह जाता। तो देखिए, आप इससे पहले कि एबीओ ब्लड ग्रुप को समझें, जिसके बारे में ऑब्वियसली लैंड स्टीनर ने बताया था, पर लैंड स्टीनर का नाम एनसीईआरटी में नहीं है तो अपन भी इसका नाम नहीं लिखेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो है ब्लड ग्रुप का एंटीजन, एक तो कौन बेटा? एंटीजन। और एक जिम्मेदार होता है एंटीबॉडी। पहले हम में से कितने लोगों को एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों शब्दों में कंफ्यूजन है कि कौन बाहर से आता है, किसको हमारी बॉडी बनाती है? कंफ्यूजन है? नहीं। चलिए फिर भी एक बात देख लेते हैं। हो सकता है कि तुम शर्म की वजह से नहीं बता रहे हो, पर तुम्हें बताना मेरा काम है। ध्यान दो, एंटीजन शब्द में एक्चुअली दो शब्द छिपे हैं। पहला शब्द है एंटीबॉडी और दूसरा शब्द है जेनरेटर। तो एंटीजन का पूरा नाम यह होता है। अब देखो, यहां पे एंटी आया और यहां क्या गया? जेन। दोनों शब्दों को मिलाया और मिला करके अपन ने बेटा वर्ड कौन सा बना दिया? एंटीजन। कौन सा वर्ड बना? एंटीजन। बेटा मुझे जहां तक पता है क्लासरूम की व्यवस्था ये है कि तुम्हारी सीट उधर है, तो चारों लोग फटाफट वहां पहुंचो। तो क्लासरूम की जो व्यवस्था है, इट शुड बी मेंटेन्ड। हाँ, देख, ध्यान दे। एंटीजन के बारे में अपन ने कहा कि एंटीजन का पूरा नाम क्या है बेटा? एंटीबॉडी जेनरेटर। अब देखो, इससे समझ में आ जाता ना कि एंटीजन वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो। तो एंटीजन क्या हुआ, पहले हम एक सिंपल कंटेक्स्ट में बात करते हैं। बाहर से एक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया। वो जो पैथोजन है, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब सेल मेम्ब्रेन पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को आप नाम देते हैं एंटीजन। क्या कहा जाता है? एंटीजन। जब ये हमारी बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज करता है। और जब इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो यही इम्यून सिस्टम इसके रेस्पॉन्स में फॉर्मेशन किसका करता है? एंटीबॉडी का। तो ये जो एंटीबॉडी है, दिस एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड बाय अवर इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो मॉलिक्यूल बनाता है, इस मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी कहते हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या जो मॉलिक्यूल बनाया, वो मॉलिक्यूल का क्या कहा गया बेटा? एंटीजन, एंटीबॉडी कहा गया। वहीं जो बाहर से आया उसको अपन ने नाम क्या दिया? एंटीजन। अब यहां पे जो एंटीजन है, दिस एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। किसके सरफेस पर पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। तो ये मौजूद किसके सरफेस पर है बेटा? आरबीसी। अब कौन सा कैसे प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझेंगे। इसके लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, जीन का नाम है आई। जीन का नाम क्या है? आई। आई का फुल फॉर्म होता है आइसोहीम एग्लूटिनिन। आई का पूरा नाम क्या है? आइसोहीम एग्लूटिनिन।
आपने आई के बारे में पढ़ा होगा कि मल्टीपल एलील का केस है। 3 एलील पाए जाते हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट। ठीक, कौन कौन सा? आई ए, आई बी और आई नॉट। इनमें से आई ए और आई बी ये दोनों डोमिनेंट एलील हैं, जबकि आई नॉट क्या होता है? रिसेसिव एलील है। यानी कि अगर आई ए है तो ए एंटीजन बनेगा, अगर आई बी है तो बी एंटीजन बनेगा, आई ए आई बी है तो दोनों एंटीजन बनेंगे, अगर केवल आई नॉट है तो किसी भी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपने कहा कि जो एंटीजन है ये एंटीजन बेटा किसके सरफेस पर मौजूद है? आरबीसी पर। तो लेट्स से ये हमारी आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब आपने कहा कि ये जो एंटीजन है, दिस एंटीजन इज ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। अब देखो एंटीजन कौन कौन सा हो सकता है। पहला केस सुनेंगे, अगर पर्सन के अंदर एलील आई ए हो तो बेटा एंटीजन कौन सा बनेगा? ए। अगर पर्सन के अंदर आई बी हो या आई नॉट हो तो एंटीजन कौन सा बनेगा? बी। अगर पर्सन के अंदर एलील आई ए हो और आई बी हो तो उस केस में एंटीजन कौन सा बनेगा? ए और बी दोनों। फिर अगर पर्सन के अंदर आई नॉट हो तो कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। तो हमने कहा कि या फिर नो एंटीजन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंटीजन कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट? अपन कह सकते हैं ना कि एंटीजन आरबीसी पर हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जब अगर होगा तो या तो ए होगा या बी होगा या फिर दोनों पाए जा रहे होंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहला आप ध्यान देंगे कि एंटीजन की लोकेशन कहां होनी चाहिए। तो एंटीजन शुड बी प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। क्या ये डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे होता है? नहीं। क्या प्लेटलेट पे है? नहीं। क्या प्लाज्मा में है? नहीं। ये केवल किसके सरफेस पर है? आरबीसी। तो आपने कहा कि एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर हुआ। अब जो एंटीबॉडी है वो बच्चे आप जानते हैं बाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो एंटीबॉडी है ये पाई जाती है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी ये हो गई। ये जो एंटीबॉडी है इसके बारे में आपने पहली बात कही कि एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो बोलो एंटीजन कहां प्रेजेंट है? एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर, जबकि एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में। फिर से बोलेंगे एंटीजन कहां है? आरबीसी के सरफेस पर, और एंटीबॉडी कहां है? प्लाज्मा में। अगली बात, ये जो एंटीबॉडी है ये बिलोंग करती है बेटा आईजीएम क्लास से। किससे बिलोंग करती है? आईजीएम। आप में से ज्यादातर को पता होगा कि आईजीएम सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। जो पांचों एंटीबॉडीज की क्लास हैं उनमें सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन है? आईजीएम सबसे बड़ी एंटीबॉडी इनमें से होती है। अब ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होने की वजह से यहां एक चीज ध्यान रखेंगे कि इट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ये बेटा प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता। तो प्लेसेंटा कौन क्रॉस नहीं कर सकता है? आपने कहा आईजीएम, यानी कि यहां जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक, अब देखो यहां एंटीबॉडी बनती कैसे है तो ध्यान देंगे। लेट्स से एक पर्सन है जिसके अंदर एंटीजन ए है। ठीक, दूसरा पर्सन बच्चे जिसके अंदर एंटीजन है बी, तीसरा पर्सन जिसके अंदर ए और बी दोनों है, तीसरा पर्सन चौथा पर्सन जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। अभी जब मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करूं, ध्यान से सुनते जाना, जब मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करूंगा तब केवल ये एंटीजन होते हैं। उस समय ये एंटीबॉडी हमारे अंदर नहीं होती। उस समय ये एंटीबॉडी हमारे अंदर नहीं है। अब क्या हुआ? चाइल्ड बर्थ हुई। बर्थ होने के बाद फिर हम जो एयर में इनहेल करते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं,
उस सब के थ्रू तरह तरह के एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं, अलग अलग तरह के एंटीजन हमारी बॉडी में आएंगे। इसी में दो एंटीजन हमारे अंदर आते हैं। एक एंटीजन की स्ट्रक्चर बिल्कुल ए के सिमिलर है, दूसरा एंटीजन जो हमारे अंदर आया उसकी स्ट्रक्चर बी के सिमिलर है। यानी कि अभी ये एंटीजन पहले कहां थे, आरबीसी पर, उसकी अब हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि फूड के थ्रू दो एंटीजन हमारे पास आए। एक एंटीजन जिसकी स्ट्रक्चर एंटीजन ए के सिमिलर है, दूसरा जिसकी स्ट्रक्चर एंटीजन बी के सिमिलर होती है। ये हमारे अंदर आए। अब यहां देखिए एक फिनोमिना होती है इम्यून टॉलरेंस। फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा, इम्यून टॉलरेंस कहा जाता है। ध्यान दें, जब मैं बात कर रहा हूं ब्लड ग्रुप एंटीजन के बारे में, तब तो मैंने कहा कि इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। बाकी हमारी बॉडी के हर सेल के सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीजन दो तरह के होते हैं, द वन इज सेल्फ एंड अदर इज नॉन सेल्फ। लेट्स से, क्या मेरी बॉडी में मेरी किडनी की सेल्स पे एंटीजन मौजूद है? वो मेरे लिए या मेरे इम्यून सिस्टम के लिए अपने हैं कि नहीं? अपने हैं। यानी क्या है, सेल्फ एंटीजन। क्या मेरा इम्यून सिस्टम मेरे जो सेल्फ एंटीजन हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है? नहीं। और ध्यान देंगे, जब भी बनाता है तो डिसऑर्डर होता है जिसको आप कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। सबसे कॉर्नर में समझ में आई बात की नहीं? मैंने क्या कहा कि मेरा जो एंटीजन है, क्या मेरा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं। जब भी अगर गलती से बना दी, तो गलती से बनाते ही मेरे अंदर डिजीज कौन सी हुई? ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। समझ में आया? तो अब मैं कुछ ऐसे मान लेता हूं जैसे मैं हूं, ठीक? मेरे अंदर मैं मान लेता हूं एंटीजन ए मौजूद है, ठीक? मेरे अंदर एंटीजन कौन है? ए, ठीक? तुम दोनों आओ, बल्कि तीनों लोग उठ के आओ इधर, यहां पे खड़े हो, ठीक? चलो, इस बालक के अंदर एंटीजन कौन सा है? बी। कौन सा है? बी, ठीक? इसके पास एंटीजन ए और बी दोनों हैं, ठीक? इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है। ये हम अपनी आरबीसी की बात कर रहे हैं। अब हम चारों का, जैसे हमारी जब बर्थ हुई तो बर्थ होने के बाद हमने फीडिंग स्टार्ट करी, तो उसमें क्या हुआ, ए और बी एंटीजन दोनों मेरे अंदर आए। ध्यान देंगे बच्चे, जब मेरे अंदर आए तो मेरा इम्यून सिस्टम पहले चेक करेगा कि मेरे अपने एंटीजन कौन से हैं। क्या मेरे एंटीजन की लिस्ट में इम्यून सिस्टम को ए का नाम मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना? क्या मेरा इम्यून सिस्टम एंटी ए एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं? नहीं बनाएगा ना? जब ए और बी एंटीजन दोनों आए तो मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन बनेगी, ए की बी? कौन सी बनेगी? इसके अंदर बताओ कौन सी बनेगी? जो एंटीजन है क्या वो एंटीबॉडी बनेगी? नहीं। अब इसके अंदर ए और बी एंटीजन दोनों थे, तो क्या दोनों में से कोई एंटीबॉडी बनेगी? नहीं। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों बनेगी। फिर से ध्यान देंगे, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा था? मेरे अंदर एंटीजन कौन है? एंटीजन कौन है? मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन बनी? इसका ब्लड ग्रुप बोलो। इसके अंदर एंटीजन कौन? एंटीजन कौन? बी। अब उसके अंदर एंटीबॉडी कौन बनी? ए। इसका ब्लड ग्रुप? इसके अंदर एंटीजन कौन कौन? ए और बी दोनों। एंटीबॉडी कौन बनी? कोई नहीं। इसका ब्लड ग्रुप बोलो। ओ। इसके अंदर एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी कौन सी बनी? ए और बी दोनों एंटीबॉडी बनी। चलो बैठ जाओ, धन्यवाद। तो ध्यान देंगे, अपन ने कहा कि बेटा एंटीजन ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, या कोई एंटीजन नहीं हो सकता। एंटीबॉडी हमने कहा कि कहां मौजूद होती है? प्लाज्मा में। और फिर यहां पर ध्यान देंगे कि जो एंटीजन है उसके सिमिलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। अब जब अगर सिमिलर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो अब हम यहां समझेंगे कि आखिर ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे किया जाता है, कौन किसे डोनेट करता है, या ये पूरी कहानी है क्या। तो इस पूरी कहानी को अगर मैं समझूं तो हम एक टेबल के फॉर्म में लेते हैं।
पहला अपन ने लिया बेटा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, फिर हमने लिया कि आरबीसी पर एंटीजन कौन होगा, तो एंटीजन ऑन आरबीसी। फिर हमने लिया प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन, तो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। पहले ये तीन बातें हम देखेंगे, डोनर रेसिपिएंट तो उसके बाद समझेंगे कि कौन किसे डोनेट करेगा कौन नहीं करेगा, बाद की बात है। अभी जरा देखते जाएं। सबसे पहले पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। ए ब्लड ग्रुप वाले में यहां बताओ आरबीसी पर एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटी बी, ठीक। अब इसके बाद पर्सन का ब्लड ग्रुप हुआ बी, बोलो एंटीजन कौन, बी। एंटीबॉडी कौन होगा, एंटी ए। फिर आपने कहा पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो बोलो एंटीजन कौन, ए और बी दोनों। एंटीबॉडी बनी नहीं। पर्सन का ब्लड ग्रुप है ओ, इसके अंदर एंटीजन कौन है, यहां पर कोई नहीं, तो एंटीबॉडी यहां पर एंटी ए भी बनेगी और एंटी बी भी बनेगी। बोलो किस बालक को इतनी बात में दिक्कत आई, नहीं। अब बोलो क्या तुमको पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन, यूनिवर्सल डोनर ओ, रेसिपिएंट कौन, ए बी। अब यहां लेते हैं आगे, अपन बात करें कि ये किसे डोनेट कर सकता है। हालांकि एनसीईआरटी केवल डोनर्स ब्लड ग्रुप लिखती है, यानी कि इसे कौन डोनेट कर सकता है, पर हम दोनों लेते हैं कि किसे डोनेट करेगा और किसे रिसीव कर सकता है। ये दोनों बातें अपन देखने वाले हैं कि ये किसे डोनेट करेगा किससे रिसीव करेगा। तो आप मुझे बताएंगे, आपको पता है ना कि यूनिवर्सल डोनर कौन, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जब हम बात कर रहे हैं कि ये किसे डोनेट कर सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ। इसका मतलब है कि ओ वाला ए बी और ओ सबको डोनेट कर सकता है, वहीं पर ए बी वाला सबसे ले सकता है, यानी कि ए बी और ओ। तो ओ वाला कौन है, यूनिवर्सल डोनर। ए बी कौन हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब देखिए ए वाला किसे डोनेट कर सकता है, बोलेंगे ए के अलावा और कौन, ए बी। किसे डोनेट कर देगा, ए के अलावा ए बी। बोलो बात समझ में आई, किसी बच्चे को कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। बी के बारे में बताएं, किस किस को डोनेट करेगा, बी और ए बी वाला केवल, ए वाला किससे ले सकता है, ए और ओ। बी वाला किससे लेगा, बी और ओ वाला केवल किससे ले सकता है, ओ से। तो इसलिए आपने कहा कि यहां पर जो ओ है ये तो हुआ बेटा यूनिवर्सल डोनर, और ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बोले इतनी बात समझ में आ गई अपने को, फटाफट लिखेंगे फिर जरा समझते हैं आगे की बातें। आ, बेटा एनसीईआरटी में जो डोनर लिखा है वो एनसीईआरटी ने बात की है कि इस ब्लड ग्रुप को कौन डोनेट कर सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है डोनर्स ब्लड ग्रुप।
कि ए को डोनेट कौन कर सकता है, तो अपन कहेंगे ए और ओ डोनेट कर सकता है। सुष्मिता बेटा, अभी 12th का सिलेबस जब शुरू होगा तब अपन देखेंगे। फिलहाल अभी ह्यूमन फिजियो चल रही है, अपन उसको पढ़ने पे फोकस करते हैं। क्या बेटा? मेगा कैरियोसाइट। हमने कहा था बेटा मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस बड़ा हो उसको क्या कहा? मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट में जब फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब कि टूटती है, तो इसके टूटने से कौन सी सेल बनती है? थ्रोम्बोसाइट बनेगी। सेल फ्रेगमेंट है वो। पहले तो जैसे इनिशियली बेटा क्या है, जब किसी चीज की डिस्कवरी हुई, ठीक, तो हमें सबसे पहले उसे नाम देना है ना। तो हमने क्या किया, शुरू में सबको कुछ नाम दिए। फिर नाम कई बार ऐसा भी हुआ कि हमें आगे चल करके गलत लगे कि भाई ठीक है नाम गलत दे दिया, पर नाम भले एक बार जो दे दिया और जो नाम थोड़ा सा फेमस हो गया, तो हम भले उसके कैरेक्टर्स बदल दें, हम उसके कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दें, पर हम यूजुअली नाम चेंज नहीं करते हैं। लेट्स से आप हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल लें। हेमिकॉर्डेटा को हमने यही सोच के तो नाम दिया था कि ये कॉर्डेट है। बाद में पता चला कि कॉर्डेट नहीं है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती, पर नाम तो अभी भी बना हुआ है। तो इसीलिए नाम नहीं बदला जाता। हाँ, आईजीएम ये कौन बनाएगा? इम्यून सिस्टम बनाएगा। हाँ, जब बाहर से एंटीजन आएगा, जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुई, हमारा जन्म हुआ, हमने बाहर से खाना खाना शुरू किया, हमने इनहेल करना शुरू किया, तो ये एंटीजन हमारे अंदर जाएंगे। जब ये एंटीजन जाएंगे दोनों ए और बी, तो जो एंटीजन हमारे अंदर होगा उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं बनेगी और दूसरी एंटीबॉडी बन जाएगी। ए और बी एंटीजन जिसके अगेंस्ट अपन कह रहे हैं एंटीबॉडी बन रही है, वो एंटीबॉडी जो बनती है वो बाहर से एंटीजन आता है उसी के अगेंस्ट बनती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब अपन करेंगे तब ऑब्वियस सी बात है कि तब जो एंटीजन जाएगा उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी या एंटीबॉडी काम करेगी उस एंटीजन के अगेंस्ट। पर वो काम कौन करेगा? वो एंटीबॉडी ना जो कि पहले से बन चुकी हो। जैसे समझो, अगर मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप बेटा बी है, मेरा ब्लड है ए, मैंने तुम्हारा ब्लड लिया, तो लेने पे मेरे अंदर जो आरबीसी आई, उस आरबीसी पे बी एंटीजन है। मेरा इम्यून सिस्टम पहले से एंटी बी एंटीबॉडी बनाने का एक्सपर्ट है ना? तभी तो तुम्हारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, क्योंकि एक तो पहले से एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद है, और दूसरा क्या होगा कि जब आपके अंदर से जो है मेरे पास मान लो आरबीसी आई, तो आरबीसी के आते ही पहले से मौजूद एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेगी, और मेरा इम्यून सिस्टम जो एंटी बी बनाने का एक्सपर्ट है वो क्या करेगा? फर्दर और एंटीबॉडी बनाएगा और आरबीसी डिस्ट्रॉय की जाएगी। तो उसकी वजह से तभी तो क्लंपिंग होगी। यहां पे बच्चे पढ़ेंगे क्या जो एंटीबॉडीज के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, उससे पहले देखो नेचुरल लिखा कि नहीं? नेचुरल लिखा है, नेचुरल वर्ड मिला, दो नेचुरल एंटीबॉडीज हैं। कौन बताएगा मुझे नेचुरल क्यों कहा? बोलो नेचुरल क्यों कहा कि नेचुरल एंटीबॉडीज हैं? क्योंकि इनका हमारी बॉडी के अंदर बनना एक नेचुरल फिनोमिना थी ना। भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि जब इन तीन बच्चों को बुलाया कि इसने ये खाया इसने ये नहीं खाया तो इसके अंदर एंटीबॉडी बनी नहीं बनी। सबके अंदर बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ ना। अगर सबके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या एक नेचुरल फिनोमिना है ना? तो नेचुरल को अंडरलाइन करो। यहां पे ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी बन रही है वो कैसी है? नेचुरल है। अब फटाफट इस वाले पेज पे से अगर ये लिखना हो तो इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
हाँ बेटा, हाँ ब्लड में से सेपरेट कर दिया जाता है। ब्लड थिनर होता है, इसीलिए अपन ने कहा ना पहले ही बेटा ब्लड प्लेटलेट का नंबर कम है, पहले ही नंबर कम है ना, क्लॉटिंग होने में पहले ही समस्या है। आप एस्पिरिन और दे दो। एस्पिरिन क्या करता है, प्लेटलेट में एक एंजाइम होता है साइक्लोक्सीजिनेज, इस साइक्लोक्सीजिनेज को का एक्शन बंद करा देता है। एस्पिरिन जो है बेसिकली सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ये क्या करता है, साइक्लोक्सीजिनेज का एक्शन बंद करा देता है, तो जितनी प्लेटलेट हैं ये उनको भी काम नहीं करने देगा। नहीं, क्लस्टर तोड़ता नहीं है, ये जितने क्लस्टर बन गए वो क्लस्टर तो ब्लड से बाहर जाएंगे, खत्म खेल। तो इसीलिए एस्पिरिन नहीं देते। हाँ बेटा, क्या ओ कौन है, यूनिवर्सल डोनर है ना, एंटीबॉडी है। चलो अब जरा एक गुणा भाग समझते हैं, ठीक, हिसाब लगाते जाना। तो अभी ध्यान देंगे सारे बच्चे, हमने क्या किया कि ओ का ब्लड हम किसको देने वाले हैं, ए को। पहले ओ का ब्लड ए को देके देखते हैं और फिर ए का ब्लड अपन ओ को देके देखेंगे, ठीक। ओ का ब्लड जब आपने ए को दिया तो कितना ब्लड दिया होगा, 350 ml, एक यूनिट 350 ml की होती है, 350 ml ब्लड दिया। इसमें से अब यहां पे क्या है, क्या कोई एंटीजन जा रहा है, नहीं, गया कौन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा इसका कितना होगा, बटे 2, आधा प्लाज्मा होगा। अब जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में भी ग्लोबुलिन कितनी थी, 2%। यहां पे ये जितना आए उसका 2% निकाल दो, निकाल लोगे। ग्लोबुलिन 3 टाइप की थी, 3 टाइप की थी ना। अब जो 2% आए उसका आप निकाल दो 1/3, तो आप आ गए गामा ग्लोबुलिन पे, आ गए। जो गामा ग्लोबुलिन आई, गामा ग्लोबुलिन के टाइप कितने हैं, 5। आप क्या करो, यहां जो वैल्यू आए उसका भी 1/5 कर लो, किया। अब जो आईजीएम है वो आईजीएम केवल यही तो नहीं होगी बॉडी में, बहुत सारी आईजीएम होगी, लेट से 1000 हो। तो अब क्या करो कि 1/5 करके जो वैल्यू आए उसको 1/1000 कर दो, ठीक। तो बताओ नंबर यहां पे कुछ नंबर आएगा ना, एकदम जीरो तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। अब वहीं देखो, हम ए का ब्लड ओ को दे के देखते हैं, ठीक। ए का ब्लड अगर हमने ओ को दिया तो ये जो 350 ml है, इस 350 ml का बटे 2 करते ही क्या आ जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उस फॉर्म्ड एलिमेंट का 99% क्या है, आरबीसी। इसका क्या है, आरबीसी। तो बोलो, ए का ब्लड जब हमने ओ को दिया तो हमने कितना सारा एंटीजन यहां पहुंचा दिया, बहुत सारा दिया ना। यहां का ब्लड हमने जब यहां दिया तो एंटीबॉडी जो गई उसका नंबर कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज्यादा कम था। तो इसीलिए मैं एकदम सेफ ट्रांसफ्यूजन नहीं कह सकता कि एकदम सेफ है ये, पर हाँ जितने भी तरीके हैं उनमें से सबसे सेफेस्ट ट्रांसफ्यूजन यही है, इससे ज्यादा सेफ कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए आजकल अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करें तो हम यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर को नहीं मानते हैं, पर क्योंकि हमारी एनसीईआरटी कहती है तो इसलिए हम मानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर होते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान क्या रखना है, फिर से सुनेंगे, ध्यान ये रखना है कि डोनर का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रेसिपिएंट के पास होनी चाहिए कि नहीं। फिर से सुनना लाइन, डोनर के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी रेसिपिएंट के पास होनी चाहिए या नहीं, नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ब्लंडर है ये। अगर आपने डोनर के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी रेसिपिएंट के पास है और आपने ऐसा ब्लड दे दिया तो फिर ये ब्लंडर है, सीधे पेशेंट की डेथ होने वाली है, ब्लड में क्लंपिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। वहीं पर अगर इसका उल्टा हम कर दें कि डोनर से जो एंटीबॉडी जा रही है उसके अगेंस्ट एंटीजन अगर रेसिपिएंट के अंदर हो तो हमें उतनी भयंकर समस्या नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी गई बहुत कम,
जबकि एंटीजन जाने वाला है बहुत ज्यादा। बोलो ये बात समझ में आई? क्लियर ना? आगे बढ़ जाए। देखिए, अब इसके बाद अगली जो कहानी आती है वो आती है बेटा आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में। ये जो आरएच ब्लड ग्रुप है इसको आरएच फैक्टर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आरएच फैक्टर। और आरएच फैक्टर किसकी वजह से कहा जाता है? तो ये नाम आता है बिकॉज ऑफ रीसस मंकी। किसकी वजह से आता है? रीसस मंकी की वजह से नाम आता है। ठीक। तो कितने लोगों ने डिस्कवरी पे या नेशनल जियोग्राफिक पे इस रीसस मंकी को देखा है? कभी आपके मन में क्यूरियोसिटी नहीं आई कि रीसस मंकी एक बार देखा जाए? कितना एकदम स्वर्णिम मुख वाला बंदर होगा, एकदम चमकता हुआ चेहरा। तुमने देखा रीसस मंकी? कौन से चैनल पे? पोगो पे? क्या कहा? कौन से चैनल पे? यूट्यूब पे? अच्छा। और किसी ने देखा हो रीसस मंकी? तुमने देखा? तुम कहां देख के आए भाई? कहां पे? गूगल पे? अच्छा। तुमने कहा देखा? एक ने यूट्यूब पे देखा, दूसरे ने गूगल पे, तुमने कहा? हाँ बता, कहां देखा रीसस मंकी? नेशनल जियोग्राफिक पे? ओ हो। अब मैं आपको बताता हूं, अपने घर के आसपास लाल मुंह वाला बंदर देखा है? क्या उसे देखने के लिए आपको यूट्यूब, गूगल या नेशनल ज्योग्राफिक की जरूरत पड़ी? वही जो लाल मुंह वाला बंदर है उसी का नाम होता है रीसस मंकी। जो लाल मुंह वाला बंदर है ना, मकाका, जिसको मैकैक कहते हैं, तो यही मैकाका है जिसका नाम क्या होता है? रीसस मंकी। तो यानी कि नाम बड़ा होने से आदमी बड़ा नहीं बनता। अच्छा, कभी तुम्हारी मन में क्यूरियोसिटी आई नहीं कि रीसस मंकी एनसीईआरटी ने लिखा है तो एक बार जान तो ले कि होता कौन है? तो हमारे घर के आसपास जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसी बंदर का नाम क्या है बेटा? रीसस मंकी। ठीक। तो चलिए अब वापस से आते हैं। ध्यान दें, रीसस मंकी के अंदर बच्चे डिस्कवरी किसकी हुई? आरएच ब्लड ग्रुप की। किसके अंदर डिस्कवरी हुई? रीसस मंकी में आरएच ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी। अब ध्यान देंगे, यहां पे जो आरएच ब्लड ग्रुप है इसके लिए बच्चे जीन होता है डी। जीन का नाम क्या है? डी। आप जानते हैं कि हर एक जीन के एलील कितने होते हैं? दो। पहला होगा डोमिनेंट एलील यानी कि कैपिटल डी, फिर अगला स्मॉल एलील, सॉरी रिसेसिव एलील यानी कि स्मॉल डी। अब आप जानते हैं कंडीशन पहली हो सकती है होमोजाइगस डोमिनेंट, अगला हेट्रोजाइगस, फिर हो सकता है होमोजाइगस रिसेसिव। ऊपर वाले दोनों केस में क्या डोमिनेंट एलील है? यस। अगर डोमिनेंट एलील है तो आरएच एंटीजन बनेगा कि नहीं? होगा ना? तो अपन क्या कहें? आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर क्या रहेगा? प्रेजेंट। जब अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट हो तो ऐसे ब्लड ग्रुप को कहा जाता है आरएच पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। जैसे कोविड वाले टाइम पे जिस किसी के अंदर कोरोना वायरस होता था तो उसको हम क्या कहते थे? कोविड पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आरएच ब्लड ग्रुप हो तो हम इसे आरएच एंटीजन हो तो हम क्या कहेंगे? आरएच पॉजिटिव। वहीं जो रिसेसिव वाला है इसके अंदर बच्चे यहां पे आरएच एंटीजन है कि नहीं? नो। यानी कि आरएच एंटीजन क्या है? एब्सेंट। अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो इसे कहा जाएगा आरएच निगेटिव। क्या कहेंगे? आरएच निगेटिव कहा जाएगा। ये जो आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव है, अगर मैं बात करता हूं बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग आरएच पॉजिटिव और निगेटिव हैं? तो उससे पहले हमारी क्लास में जितने लोगों को वास्तव में अपना ब्लड ग्रुप पता हो उनमें से निगेटिव वाले हाथ उठाओ। गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6।
6 लोग हमारी क्लास में आरएच नेगेटिव वाले निकले। जरा गौर से इनको देख लेंगे, कौन कौन से आरएच नेगेटिव वाले, हाथ उठाओ फिर से। ठीक, ये जो 6-7 लोग हैं, ये सब एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। ठीक, रेड डेटा बुक में इनका नाम लिखा है। अगर किसी ने मारने की कोशिश करी तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो 6 लोग कैसे हैं? आरएच नेगेटिव। अब बताओ परसेंटेज किसकी ज्यादा, पॉजिटिव की कि नेगेटिव की? पॉजिटिव। पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कहती है कि वर्ल्ड में 80% लोग आरएच पॉजिटिव हैं और 20% लोग कैसे हैं? आरएच नेगेटिव। 80% लोगों का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव और 20% लोगों का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव। ध्यान देंगे, नाइदर इन RH positive nor in RH negative. RH antibody is naturally present. समझिएगा हमने क्या बात करी। तो हमने कहा कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो क्या मेरे अंदर नेचुरली RH एंटीबॉडी पाई जाती है? नहीं। समझिएगा, अगर मेरा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब है RH एंटीजन मेरे अंदर है कि नहीं? है ना? अब ऐसी कंडीशन में अगर मेरा इम्यून सिस्टम कहीं RH एंटीबॉडी बना दे तो ये ब्लंडर होगा कि नहीं? और इसके इसमें जिंदा रह पाना पॉसिबल है? तो क्या RH पॉजिटिव वालों के अंदर RH एंटीबॉडी पाई जाती है? नहीं। क्या RH पॉजिटिव में नेचुरली RH एंटीबॉडी है? नहीं। RH निगेटिव की बात करते हैं। RH निगेटिव वालों के इम्यून सिस्टम ने कभी RH एंटीजन के दर्शन करे हैं क्या? क्या RH निगेटिव वाले के इम्यून सिस्टम ने कभी RH एंटीजन को देखा? जब अगर नहीं देखा तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। मतलब कि हम अगर बात करें अभी अपनी क्लास की तो हम ये कहेंगे कि हम सबके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है और RH एंटीजन एब्सेंट हो सकता है, पर RH एंटीबॉडी किसी के अंदर नहीं है। अब कोरिलेट करना, आपने कहा था ना एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी नेचुरली प्रेजेंट होती है, तो वहां नेचुरली क्यों कहा गया? क्योंकि आरएच वाले केस में क्या है, कुछ ना कुछ ब्लड की मिक्सिंग होगी तब ये एंटीबॉडी बनेगी, अदरवाइज ये नहीं होती है, अदरवाइज ये नहीं है। वहीं पर आपने कहा कि एंटी ए और एंटी बी वाली जो एंटीबॉडी है वो तो अगर बननी है तो नेचुरली प्रेजेंट होगी ही होगी, तो इसीलिए वहां पर क्या लिखा गया? नेचुरली। फिर से देखेंगे, हमने कहा कि ना तो आरएच पॉजिटिव में नहीं आरएच नेगेटिव में किसी के अंदर आरएच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ना तो पॉजिटिव में होती है और ना ही नेगेटिव में होती है। ठीक, तो अपन ने यहां पे कहा कि भाई अब ये देखते हैं कि जो आरएच ग्रुपिंग है ये आखिर ट्रांसफ्यूजन में कैसे इंपॉर्टेंस रखती है। तो पहला केस हम लेते हैं, आरएच नेगेटिव ब्लड, इसको हम बेटा ट्रांसफ्यूज करने वाले हैं एक पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। ध्यान से सुनेंगे, आरएच नेगेटिव ब्लड आपने किसे दिया? आरएच पॉजिटिव वाले को। आरएच नेगेटिव ब्लड किसे दिया? आरएच पॉजिटिव को। समझिएगा, जब नेगेटिव से ब्लड पॉजिटिव में गया तो जाने वाले ब्लड में क्या आरएच एंटीजन गया? क्या गया? हाँ या नहीं? नहीं गया। क्या रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को कोई नया एंटीजन मिला? क्या रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम कोई रेस्पॉन्स शो करेगा? क्या ये ट्रांसफ्यूजन सेफ है? सेफ है ना? फिर से सुनना, नेगेटिव से पॉजिटिव को दिया, कोई नया एंटीजन नहीं गया और ये ट्रांसफ्यूजन एकदम सेफ है। अब यहां पे आपने कहा कि ये जो ट्रांसफ्यूजन है ये क्या है बेटा? सेफ है। अब वहीं पर आप उल्टा कर देते हैं,
आपने कहा कि RH पॉजिटिव ब्लड आप किसको दे दो, तो आपने कहा कि RH पॉजिटिव ब्लड को आप ट्रांसफ्यूज कर दीजिए, किसको बेटा, RH नेगेटिव को। अब किसे देना है, RH नेगेटिव को। अब क्या हुआ, जब यहां से यहां ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ तो क्या RH एंटीजन RH नेगेटिव वाले के पास गया? क्या इससे पहले RH नेगेटिव वाले के इम्यून सिस्टम ने कभी RH एंटीजन के दर्शन करे थे? अगर दर्शन नहीं करे तो इस पर्सन के लिए RH एंटीजन सेल्फ है कि नॉन सेल्फ? क्या ये इम्यून सिस्टम RH एंटीबॉडी बनाएगा? बनाएगा ना। जो एंटीबॉडी बनेगी वो RH एंटीजन वाली आरबीसी यानी कि डोनर से जो आरबीसी आई थी उस आरबीसी को ढूंढ ढूंढ के मार देगी कि नहीं? जब आरबीसी को मारेगी तो ब्लड की क्लंपिंग होगी कि नहीं? अब मरेगा कौन, डोनर की रेसिपिएंट? आरबीसी किसकी मरी थी, रेसिपिएंट की कि डोनर की? आरबीसी किसकी मारी गई थी, डोनर की। रेसिपिएंट की आरबीसी भी तो एंटीजन था ही नहीं ना। फिर वापस से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव को दिया, क्लियर? क्या रेसिपिएंट में RH एंटीजन गया? हाँ। क्या रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम RH एंटीबॉडी बनाएगा? ये RH एंटीबॉडी उसी आरबीसी को तो डिस्ट्रॉय करेगी जिस आरबीसी पर RH एंटीजन हो। जिस आरबीसी पर RH एंटीजन है वो किसकी है, रेसिपिएंट की है डोनर की? डोनर की। तो डोनर की आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई, पर सारी कहानी हो किसके अंदर रही है, डोनर में कि रेसिपिएंट में? तो मरेगा कौन, है ना? तो यानी कि क्या ये ट्रांसफ्यूजन सेफ है? नो, ये क्या हुआ, अनसेफ। ठीक, तो यानी कि जब हम ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर एबीओ के अलावा RH ब्लड ग्रुप का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि नहीं? अगर मैं इसका ध्यान रखता हूं तो आप मुझे बताएंगे यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ओ नेगेटिव कि ओ पॉजिटिव? ओ नेगेटिव, ध्यान दो, ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है ब्लड, है कि नहीं? समझना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को आप दे दो, एकदम सेफ है। वहीं पर अगर कहा जाए कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा बेटा, AB पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज AB पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमको, क्लियर? इसको लिखो, फिर हम बात करते हैं अगली डिजीज के बारे में जिसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। सुष्मिता बेटा इसमें बताओ, फोटो में क्या बताऊं आपको? हाँ बेटा, एक मिनट, एक एक मिनट बेटा, बस एक। किसको बेटा, ओ पॉजिटिव से आप ओ निगेटिव को ही देके देखो। ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव को नहीं दे सकता। आपको दोनों चीजें कंसीडर करनी है ना, एक तरफ एबीयू को अलग काउंट काउंट करेंगे और आरएच को अलग काउंट करेंगे। आरएच वाले सिस्टम में हमने क्या समझा कि निगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है क्या? हाँ, ये बात तो समझ में आ गई ना।
ये बात इस वाली लाइन में किसी को कंफ्यूजन कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं? नहीं है ना? क्लियर? दूसरा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है कि नहीं? पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव को देगा तो नेगेटिव का इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। क्योंकि नेगेटिव के इम्यून सिस्टम ने कभी आरएच एंटीजन देखा तो था नहीं। वो जो एंटीबॉडी बनेगी वो क्या करेगी? रेसिपिएंट से आई हुई सारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर रेसिपिएंट से आई हुई आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई तो सॉरी, डोनर से आई हुई आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हुई तो दिक्कत किसको होने वाली है? रेसिपिएंट को। यानी कि ये ट्रांसफ्यूजन क्या है? अनसेफ। अब अपने दिमाग के हिसाब से सोचो, क्या हम ओ पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव को दे सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ओ से क्या जाने वाला है? आरएच एंटीजन। किसके अंदर जाएगा? ए नेगेटिव में। अगर ए नेगेटिव में गया तो ए नेगेटिव के अंदर जाके क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी बनेगी वो ओ पॉजिटिव से आई हुई सारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी कि नहीं? इतना लिखा, आगे बढ़े। क्या बेटा? यहां पे अपन ने ये कहा, सिंपल याद रख, हम में से किसी के अंदर आरएच एंटीबॉडी नहीं। याद रह जाएगा, हम में से किसी के अंदर आरएच एंटीबॉडी नहीं है। याद रहेगा? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान देंगे। अपने को बेटा डिजीज की बात करनी है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। मैंने आपसे शुरू से कहा है कि हमेशा शब्दों पे ध्यान दें। शब्द आपको बहुत कुछ अपने आप बता देते हैं, आपके याद करने को चीजें बहुत कम हो जाती हैं। बायोलॉजी आपके लिए तब समस्या बनती है जब आप बायो को रटना शुरू करते हैं। नाम पढ़ेंगे। पहला नाम क्या आया? एरिथ्रो। बोलो। आरबीसी। फिर आया ब्लास्ट। धमाका, यानी कि उड़ गई। किसकी? फीटस की। इसमें समस्या किसको है? फीटस को कि मदर को? समस्या किसको है? फीटस को। डिजीज का एक और नाम, इसे कहा जाता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और क्या बोलते हैं बेटा? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये भी इसका एक नाम होता है। इस नाम को भी समझेंगे। पहला देखो, हीमो, क्या याद आया? हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड, यानी कि आरबीसी। लाइटिक मतलब कि टूटना। किसके अंदर टूट रही है? न्यूबॉर्न के अंदर। तो यहां पर ध्यान रखें, मदर को कोई समस्या होती है? नहीं। समस्या किसको होगी? फीटस को। तो केवल फीटस को समस्या होती है। अब यहां ध्यान दो, डिजीज होती कब है? ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। डिजीज केवल और केवल तब होती है इफ मदर इज आरएच नेगेटिव। मदर कैसी हो? आरएच नेगेटिव। और वहीं पर जो फीटस है यानी कि एम्ब्रियो है, ये हो आरएच पॉजिटिव। फीटस का मतलब हम जानते हैं ना, एम्ब्रियो जब लगभग 2 मंथ का हो जाता है, लिम्स बड फॉर्म में बन जाते हैं, तो उसके बाद हम इसे फीटस कहने लगते हैं। यहां आपने क्या कहा? मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव, फीटस कैसा? आरएच पॉजिटिव। दो बातें। पहला, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इससे आप समझ सकते हैं कि मदर के अंदर कहानी ये रही है ना। अगर मदर के अंदर दोनों रिसेसिव एलील हैं तो फादर के पॉजिटिव हुए बिना क्या फीटस पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। यानी कि बायोलॉजिकली विच मैरिज शुड बी अवॉइडेड? तो आप कहेंगे जबकि मेल क्या हो? पॉजिटिव, और फीमेल क्या हो? नेगेटिव। पहली बात क्लियर। दूसरा, अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस कंडीशन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होती है। पहला आपसे कहा मदर और फीटस दोनों पॉजिटिव हो, कोई समस्या नहीं। मदर पॉजिटिव फीटस नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। दोनों नेगेटिव तो दिक्कत नहीं। मदर नेगेटिव और फीटस पॉजिटिव तो दिक्कत होगी ना।
हो सकती है। दो बातें हैं, पहला तो होगी और दूसरा हो सकती है। तो क्या अब हम कहेंगे कभी कि भाई जब भी अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो डिजीज होती है? नहीं, हम हमेशा कहेंगे डिजीज हो सकती है। और अभी हम समझेंगे कि एनसीईआरटी ने यही समझाया है कि डिजीज होती नहीं है, हो सकती है। देखिए, ये जो मदर है, बच्चे आरएच नेगेटिव है, इसका मतलब है क्या मदर की आरबीसी पर आरएच एंटीजन है? नो। वहीं पर फीटस कैसा है? आरएच पॉजिटिव है। जब ये फीटस आरएच पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फीटस की आरबीसी पर आरएच एंटीजन है क्या? है ना? फीटस की आरबीसी पर क्या मौजूद है? आरएच एंटीजन है। तो आपने कहा यहां आरएच एंटीजन है, मदर और फीटस दोनों के बीच में क्या होगा? प्लेसेंटा। तो मदर और फीटस के बीच में क्या है? प्लेसेंटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि प्लेसेंटा पर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। तो मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन जो है दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। इन्हें बेटा सेपरेट करके कौन रखता है? प्लेसेंटा। क्या प्लेसेंटा की वजह से मदर और फीटस के ब्लड की कोई मिक्सिंग हो सकती है? नो। तो ध्यान देंगे, क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर से आरएच एंटीजन वाली आरबीसी, सॉरी फीटस से आरएच एंटीजन वाली आरबीसी मदर के अंदर जा सकती है? फिर से सुनना, क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस से आरएच एंटीजन वाली आरबीसी मदर के अंदर जा सकती है कि नहीं? नहीं जा सकती ना। आरएच पॉजिटिव वाली आरबीसी मदर के अंदर जाएगी? नहीं। मतलब मदर के अंदर कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। अब देखें, जब आप बात करते हैं पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ के बारे में, तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है। पहले क्या बाहर आएगा? एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद जो फीटस है यानी कि न्यूबॉर्न है वो बाहर आएगा। न्यूबॉर्न के बाहर आने के बाद फिर प्लेसेंटा बाहर आता है। प्लेसेंटा में अंदर की तरफ जो ब्लड कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में कुछ फीटल ब्लड भरा होता है। कौन सा ब्लड भरा होगा? फीटल। कोरिलेट करना, ये बेटा मान लेते हैं एम्ब्रियो, अम्बिलिकल कॉर्ड है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड के इधर की तरफ किससे जुड़ी? जाकर के प्लेसेंटा से। तो भाई अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड किसका है? मदर का है कि फीटस का है? तो मतलब प्लेसेंटा पे भी अंदर की तरफ ब्लड किसका रहेगा? फीटस का। तो फीटल ब्लड भरा हुआ है। अब यहां आपने कहा कि जब पार्चुरेशन होगा तो पार्चुरेशन के टाइम पे प्लेसेंटा टूट जाता है। पार्चुरेशन के टाइम प्लेसेंटा टूटेगा। जब पार्चुरेशन के टाइम प्लेसेंटा टूटता है तो अब हम यहां पर कहेंगे एट पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन होगा, पढ़ेंगे एनसीईआरटी, क्या लिखा है? सम अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड या लार्ज? अंडरलाइन करो। क्या यहीं पे पॉसिबिलिटी भी लिखा है? मैं इसकी जगह लीक लिख दे रहा हूं। पॉसिबिलिटी वर्ड मिला? दो बातें ध्यान देंगे। पहला, कहा कि कितने अमाउंट में फीटल ब्लड मदर के सर्कुलेशन में जा सकता है? तो क्या कहा? कुछ अमाउंट में। अगला कहा, क्या ये जाएगा? नहीं, एनसीईआरटी ने क्या कहा? पॉसिबिलिटी है। क्या कहा है? पॉसिबिलिटी है, यानी कि जा सकता है। ध्यान से सुनिए, किसका ब्लड किस में जा रहा है? फीटस का मदर में कि मदर का फीटस में? फीटस का मदर में या मदर का फीटस में? कोरिलेट करना, फीटस तो पहले ही मदर की बॉडी से बाहर जा चुका है, अब फीटस के पास ब्लड कैसे जाएगा? तो ब्लड किसका जाएगा? फीटस का। किस में जाएगा? मदर में।
तो यहां पर कुछ अमाउंट में फीटल ब्लड की मिक्सिंग होने की पॉसिबिलिटी है कि ये जाकर के मैटरनल ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए। जैसे ही ये मैटरनल ब्लड के अंदर मिक्स होगा, तो आप देखो यहां से आरएच एंटीजन वाली आरबीसी इधर आई, जैसे ही ये इधर आएगी तो तुरंत ये होते ही इम्यून सिस्टम ऑफ मदर, यहां पर बेटा इम्यून सिस्टम ऑफ मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग आरएच एंटीबॉडी। क्या प्रिपेयर करने लगती है बेटा? आरएच एंटीबॉडी प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो हमने कहा कि इसने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया आरएच एंटीबॉडी। ध्यान देंगे, क्या इससे पहले मदर के सर्कुलेशन में आरएच एंटीबॉडी थी? नहीं थी। अब मदर का इम्यून सिस्टम जब आरएच एंटीबॉडी बना रहा है, तो जो इम्यून रेस्पॉन्स हो रहा है ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स की इंटेंसिटी ज्यादा होती है कि कम? टाइम कम लगता है कि ज्यादा? यहां पे जो एंटीबॉडी बनी यानी कि आरएच एंटीबॉडी, दिस आरएच एंटीबॉडी बिलोंग टू आईजीजी क्लास। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? आईजीजी। आईजीजी आप जानते हैं ये प्लेसेंटा को पार कर सकता है, मोनोमर होता है, तो आईजीजी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। पर फर्स्ट प्रेगनेंसी की कहानी तो यहां समाप्त हो गई ना। क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई समस्या हुई? फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हुई? नहीं। फिर से एक बार देखेंगे, मदर का ब्लड ग्रुप था आरएच और फीटस का आरएच। क्या मदर और फीटस के ब्लड की मिक्सिंग हुई थी? क्या फीटस की आरबीसी मदर के सर्कुलेशन में गई थी? नहीं। प्रेगनेंसी के लास्ट में जब पार्चुरेशन हुआ तो प्लेसेंटा के टूटने पर कुछ अमाउंट में फीटल ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में लीक कर जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जब भी अगर ऐसा होगा तो मदर का इम्यून सिस्टम अब क्या बनाने लगेगा? आरएच एंटीबॉडी बनाने लगेगा। बनाने लगे ना। अब देखिए, क्या ये आरएच एंटीबॉडी मदर में नेचुरली प्रेजेंट थी? नहीं। एक एबनॉर्मल कंडीशन आई तो उस कंडीशन में आरएच एंटीबॉडी बनी। अब हम मान लेते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी होती है। जब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो अब उस टाइम पर देखिए, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर अब बात करते हैं बेटा मदर के बारे में। तो मदर के पास ये तो मौजूद है आरबीसी। क्या आरबीसी पर आरएच एंटीजन है? नहीं। मदर का ब्लड ग्रुप बदलेगा तो नहीं? तो मदर का ब्लड ग्रुप तो आरएच नेगेटिव था और ये आरएच नेगेटिव ही रहने वाला है। मदर के पास क्या है? आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि मदर के पास जो आरबीसी है इस पर आरएच एंटीजन नहीं है और मदर के इम्यून सिस्टम ने आरएच एंटीबॉडी बना रखी है। मदर के इम्यून सिस्टम ने क्या बना रखा है? आरएच एंटीबॉडी। तो ये आपने कहा कि ये आरएच एंटीबॉडी है जो कि मदर के सर्कुलेशन में मौजूद है। ये बात समझ में आ गई हमको? क्या बताओगे इस एंटीबॉडी के होते हुए मदर को कोई समस्या हो रही है कि नहीं? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मदर के पास आरएच एंटीजन ही नहीं है। ये बेटा एंटीबॉडी बाइंड किससे करेगी? एंटीजन से ना। उसके लिए यहां एंटीजन होना चाहिए। तो मदर के पास आरएच एंटीबॉडी तो है पर आरएच एंटीजन नहीं है। तो आरएच एंटीजन के ना होने की वजह से मदर में एंटीबॉडी होते हुए क्या कोई समस्या हो रही है? नहीं। फिर आपने कहा इधर जो ये फीटस है, अब इस फीटस का जो ब्लड है, या आपने कहा कि फीटस का ब्लड ग्रुप बेटा कैसा है? आरएच पॉजिटिव। वापस से आरएच पॉजिटिव हुआ। जब ये आरएच पॉजिटिव अगर है तो इसके आरएच पॉजिटिव होने पर ये फीटस की आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर ये यहां एंटीजन मौजूद है जो है आरएच एंटीजन। क्या फीटस के अंदर आरएच एंटीबॉडी मौजूद है? नो। फीटस के अंदर आरएच एंटीबॉडी नहीं है।
फीटस और मदर दोनों के बीच में देयर इज अ प्लेसेंटा। क्या मौजूद है यहां? प्लेसेंटा, जो कि दोनों के सर्कुलेशन को सेपरेट करके रखता है। अब यहां हमने कहा कि हो क्या सकता है, ध्यान दें, फिर एनसीईआरटी कहते हैं कि कैन, ठीक, हमने कहा आरएच एंटीबॉडी कैन लीक टू फीटल सर्कुलेशन। ये किसके अंदर जा सकती है बेटा? फीटल सर्कुलेशन में। ध्यान देंगे, क्या यहां भी हमने पॉसिबिलिटी की बात की? यस। यहां भी हमने नहीं कहा कि ऐसा होगा ही, हो सकता है कि हो जाए और हो सकता है कि ना हो, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। तो आपने कहा कि आरएच एंटीबॉडी लीक होकर के फीटल सर्कुलेशन में जा सकती है। जब ये आरएच एंटीबॉडी लीक होकर के फीटल सर्कुलेशन के अंदर अगर जाएगी तो किसे क्रॉस करके जा रही है? प्लेसेंटा। इधर हमने कहा था कि एंटीबॉडी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? आईजीजी। क्या आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? यस, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। जब ये क्रॉस करके पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद क्या यहां पर अपन कहेंगे कि आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, कहां से आई? मदर से। तो मदर से जो आरएच एंटीबॉडी आई, ये बेटा अब यहां डिस्ट्रॉय करेगी फीटल आरबीसी को। ये डिस्ट्रॉय किसे कर देगा? फीटल आरबीसी को। तो हमने कहा कि मदर से जो आरएच एंटीबॉडी आई, ये फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है। जब अगर फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेगी तो बताओ फीटस के अंदर एनीमिया हो जाएगा कि नहीं? फीटस के अंदर क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या एनीमिया हेल्दी कंडीशन है कि फैटल? फैटल है ना, जानलेवा कंडीशन है। अगर ज्यादा हुआ तो अबॉर्शन हो सकता है। वहीं पर जब आरबीसी ज्यादा टूटेगी फीटस की तो कोरिलेट कीजिएगा, आरबीसी के टूटने से हीम और ग्लोबिन वाले पार्ट सेपरेट होते हैं। हीम पार्ट से क्या बनता है? बाइल पिगमेंट, एंड डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। यानी कि क्या यहां पर जॉन्डिस हो सकता है? और ये जॉन्डिस किसको होगा? मदर को या न्यूबॉर्न को? तो जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को जो जॉन्डिस होगा उसे कह दिया जाता है नियोनेटल जॉन्डिस। ये दोनों ही कंडीशन कैसी होंगी? फैटल। तो पहले ये देखो कि सेकेंड प्रेगनेंसी में हुआ क्या, ये बात अपने को समझ में आई। फिर हम बात करते हैं कि प्रिवेंट कैसे करते हैं इसे। क्या बेटा? वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां एक बात समझो, देखो आपने जब इम्यून सिस्टम में आपने जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाला ग्राफ पढ़ा है, तो प्राइमरी वाले ग्राफ में आपने देखा है कि एंटीबॉडी टाइटर बढ़ता है, बढ़ने के बाद ये फिर से कम होता है और बहुत कम पे आ जाता है। इधर क्योंकि ये आरबीसी यहां कभी पहुंचेगी नहीं अभी, जब नहीं पहुंचेगी तो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट होगा क्या? नहीं, मतलब एंटीबॉडी टाइटर बहुत कम बना रहेगा। जब एंटीबॉडी का नंबर बहुत कम है तो उस एंटीबॉडी के यहां लीक करके जाने के चांसेस भी कंपेटिवली काफी कम होंगे। समझ में आया कि क्यों कहा जाता है कैन? वहीं पर अगर ये आरबीसी यहां कभी चली जाती गलती से भी, तो उस केस में क्या होता है? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में अब एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनती, तो फिर यहां होता है कि श्योरली ऐसा होगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा कि कैन लीक। इननेट में अपन एंटीबॉडी की बात थोड़ी करते हैं, एंटीबॉडी की हम बात करते हैं एक्वायर्ड के केस में। एंटीबॉडी की जो बात करेंगे वो एक्वायर्ड में बात करेंगे, नहीं नेट में थोड़े। हाँ तो वही जाती है ना आईजीजी, इसको अपन बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये वाली बात समझ में आई? क्या मुझे फिर से एक बार रिवाइज करना है? एक बार फिर रिवाइज करें, ध्यान से सुनेंगे। देखो, एज्यूम करना बेटा, मदर के सर्कुलेशन में क्या मौजूद है?
आरबीसी मौजूद है, जिस आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, साथ में आरएच एंटीबॉडी मौजूद है। आरएच एंटीबॉडी तो मदर के पास है, पर आरएच एंटीजन न होने की वजह से क्या मदर को कोई समस्या हो रही है? नहीं, मदर को कोई समस्या नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी काफी कम है, इसी में से कुछ एंटीबॉडी हो सकता है कि लीक करके फीटस के सर्कुलेशन में चली जाए। अगर ये फीटस के सर्कुलेशन में पहुंची, तो ये फीटस के अंदर जाकर के क्या करेगी कि ये डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी। किसे? आरबीसी को। अब क्या होगा? पहली कंडीशन, मान ले बेटा यहां से 10 एंटीबॉडी बस यहां पे गई, तो वो 10 एंटीबॉडी क्या करेगी? कुछ आरबीसी को तोड़ेंगी, कुछ आरबीसी टूटेगी तो थोड़ा सा जॉन्डिस हो जाएगा। मान लो अगर यहां पे 100 गई तो ज्यादा आरबीसी टूटेगी, ज्यादा आरबीसी टूटी तो एनीमिया हो सकता है। मान लो 1000 चली गई, जब अगर 1000 जाएंगी तो और ज्यादा आरबीसी टूटेगी, और ज्यादा आरबीसी टूटेगी तो अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? यहां पर अबॉर्शन हो जाए, यानी कि कंडीशन फैटल भी हो सकती है। तो ये वाली बात अभी समझ में आई अपने को? वापस से रिवाइज करूं? क्लियर ना? चलिए, अब जरा देखें कि अगर हमें इस कंडीशन को बेटा प्रिवेंट करना हो तो हमारे पास तरीका क्या है? ध्यान देंगे, सोचें। अगर ध्यान देंगे बेटा, सोचिए, अगर हम कहीं ऐसा कर देते कि जितनी फीटस की आरबीसी मदर के सर्कुलेशन में गई, ध्यान से सुनिएगा, जितनी फीटस की आरबीसी मदर के सर्कुलेशन में शायद गई होती, उस आरबीसी के बारे में मदर के इम्यून सिस्टम को पता लगने से पहले अगर हम उस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते, तो क्या मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता? अगर मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता तो क्या ये एंटीबॉडी बनी होती? फिर से सुनेंगे, अगर हम फीटस से आई हुई आरएच पॉजिटिव वाली आरबीसी को मदर के इम्यून सिस्टम को पता लगने से पहले डिस्ट्रॉय कर दें, तो क्या मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा? अगर मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्या यहां आरएच एंटीबॉडी बनेगी? नहीं। तो इसके लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी। क्या एडमिनिस्टर कर रहे हैं? एंटी आरएच एंटीबॉडी टू मदर। किसे एडमिनिस्टर करेंगे? मदर को। कब एडमिनिस्टर करेंगे? जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के बाद हम मदर को एडमिनिस्टर करते हैं एंटीआरएच एंटीबॉडी। ये जो बेटा एंटीआरएच एंटीबॉडी है, इस एंटीआरएच एंटीबॉडी के कई सारे नाम हैं। रोलेन, इसमें आरएच पहले आ जाता है। रोगम, आरएच आ जाता है। एंटीडी, क्योंकि जीन का नाम क्या था? डी, पर इनमें से किसी का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम याद भी नहीं करेंगे। हम सिंपली याद क्या रखेंगे कि एडमिनिस्टर क्या करना है? एंटी आरएच एंटीबॉडी। अब मुझे सोच के बताएंगे, ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है और ये आरएच एंटीबॉडी है, क्या ये दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग? ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। ध्यान दो, इसका काम भी तो यही था ना कि ये क्या करती, ये वाली एंटीबॉडी इस आरबीसी को ढूंढ ढूंढ के मार देती है ना, और ये जो आप दे रहे हैं इसका काम भी यही है कि ये आरबीसी को ढूंढ के मार देती है। यानी कि चाहे आरएच एंटीबॉडी कहा जाए या एंटी आरएच एंटीबॉडी कहा जाए, दोनों बातें क्या है? सेम। अब चलो तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं। मान लो एक न्यूबॉर्न, एक केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का आपके सामने आया, ठीक, जिसमें जो न्यूबॉर्न है उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, सिवियर एनीमिया हो रखा है, जॉन्डिस है। अब बच्चे को बचाने के लिए
आपको उसको पार्चुरेशन के बाद आपको उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी है। ध्यान देंगे, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। बताएं इस बच्चे को आप कौन सा ब्लड देने वाले हैं? कौन सा देंगे? बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, सोच के बताना। क्या करें? ए पॉजिटिव वो नेगेटिव ऐसे मिलाएं आपस में, फिर उसके बाद पहली बात सुनिए, अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपने पॉजिटिव ब्लड दिया तो पहले ही उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन को ढूंढ ढूंढ के मार रही है। पॉजिटिव ब्लड और देने का मतलब है कि आप एंटीबॉडी को मारने के लिए और ज्यादा एंटीजन आप दे रहे हैं। जितने ज्यादा एंटीजन देंगे, एनीमिया और जॉन्डिस उतना ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? तो फॉर टाइम बीइंग हम बच्चे को क्या करेंगे? निगेटिव वाला ब्लड देते हैं। निगेटिव वाला ब्लड देंगे तो भाई निगेटिव वाली आरबीसी तो इस एंटीबॉडी से सुरक्षित है ना। नेगेटिव वाली आरबीसी को तो ये एंटीबॉडी कुछ नहीं करती है। तो हम बच्चे को ब्लड ग्रुप कैसा देंगे? नेगेटिव। और तब हम बच्चे को एडमिनिस्टर करते हैं उसके बाद एंटी एंटी आर एच एंटीबॉडी। क्या देने वाले हैं? एंटी एंटी आर एच एंटीबॉडी। यानी कि आर एच एंटीबॉडी और एंटी आर एच एंटीबॉडी आर द सेम थिंग्स। बोथ ऑफ देम एक्ट अगेंस्ट आर एच एंटीजन। जब मैं नाम के आगे एंटी दो बार लगा देता हूं तो जो बनता है एंटी एंटी आर एच एंटीबॉडी, ये काम करता है आर एच एंटीबॉडी के अगेंस्ट। ये क्या करेगा? मदर से जितनी भी आर एच एंटीबॉडी फीटस के अंदर या न्यूबॉर्न में आ गई थी, उन सबको ढूंढ ढूंढ के खत्म कर देगा सर्कुलेशन में से। सर्कुलेशन में से ये एंटीबॉडी खत्म होने के बाद क्या अब न्यूबॉर्न को कोई समस्या रह जाएगी? नहीं। तो न्यूबॉर्न को बचाने के लिए हम ब्लड ग्रुप कैसा देने वाले हैं? नेगेटिव। एक बार देखेंगे क्या ये बात समझ में आई हमको? क्या बेटा? मदर का क्यों? क्या जरूरत है? हाँ, तो अपन ने कहा ना अबॉर्शन हो सकता है। इट इज फेटल। हाँ, अब हमारे पास उसके लिए कई सारी मेडिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, पर अभी एनसीईआरटी में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इसीलिए एनसीईआरटी लिखते ना फेटल हो सकता है। आगे बढ़े, चलिए। आरडीएक्स, साहब रोगम रोलिन एंटी बेटा सब एक एक भी नाम याद नहीं करना है। और फर्स्ट पार्चुरेशन नहीं, हर एक पार्चुरेशन के बाद देना होगा। कृष्णन साहब ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा, ये होता है ओ नेगेटिव। चलिए अब मिलते हैं अपन कल।